Hello everyone, welcome to Judicial Success Classes. So in this video, we are going to discuss Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961. Basically, we are going to discuss three sections in this video, section 5, 6 and 7. And as I say for this act, it is very important from the perspective of prelims and mains examination of NPCJ, and as it is a local law, so it is also have an importance in the interview sections, because as we know, the judiciary is a statewide exam, so the judges always like expect you to know the local laws of that particular state. So let's start with it. Let's start with the section 5. What does the section 5 says? So section 5 states that rent in excess of standard rent not recoverable. What does it mean? इस लाइन को पढ़ के एक बात समझ आई है कि स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर वाला, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हम रेंट को रिकवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, रेंट और एक स्टैंडर्ड रेंट। रेंट एज वी नो किराया, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 7 के अंदर कि स्टैंडर्ड रेंट किस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो अभी सेक्शन में इतना समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट हम रिकवर नहीं कर सकते। अभी सेक्शन के अंदर क्या लिखा है, सिंपली अभी हम बेयर एक्ट रीड करेंगे, और लोकल लॉज का बेयर एक्ट रीड बार बार करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस मेंस के प्रीलिम्स के जनरली इसी लैंग्वेज पे बनते हैं। तो अगर हमने इन लीगल लैंग्वेज को मिस आउट कर दिया तो हम वहाँ ऑप्शंस देके कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड इन सेक्शंस में यूज किया गया है। तो फॉर स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन द लोकल लॉज, प्रेफर रीडिंग बेयर एक्ट मोर एंड मोर। एंड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एग्जामिनेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 6 से या सेक्शन 7 से। तो ठीक है, आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते हो, but try to put more legal language whatever is used in this particular section's language. So subsection 1 section 5 says no tenant shall, notwithstanding any agreement to the contrary, be liable to pay to his landlord for the occupation of any accommodation any amount in excess of the standard rent of the accommodation. सिंपल ये बोल रहा है कि कोई भी टेनेंट लायबल नहीं है अपने लैंडलॉर्ड को स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट देने के लिए। सिंपली इसमें ये बोला गया है। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग और तोड़ के पढ़े तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो टेनेंट शैल, कोई भी टेनेंट, शैल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ही होता है मैंडेटरी क्लॉज है। तो मैंडेटरी मना किया गया है कि कोई भी टेनेंट लायबिल नहीं है, किसी भी टेनेंट की ड्यूटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है कि वो अपने लैंडलॉर्ड को स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट दे। सिंपल बात बोली गई है। और अगर इस सेक्शन की बात करें तो इसमें और क्या बोला गया है, एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है नॉट विथ स्टैंडिंग का। तो नॉट विथ स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कि इसमें जो भी लिखा गया है इट विल प्रिवेल। तो नॉट विथ स्टैंडिंग के आगे क्या लिखा गया है, एग्रीमेंट। तो जनरली इसका मतलब ये है कि अगर कोई टेनेंट या लैंडलॉर्ड के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में एक अमाउंट फिक्स होता है जिसका जो ये बोलता है कि एक स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट टेनेंट लैंडलॉर्ड को पे करेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में जा रहे हो या एग्रीमेंट कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नॉट स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। भले ही कोई एग्रीमेंट इस बात को कॉन्ट्ररी कर रहा हो कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट रिकवरेबल नहीं है, और मतलब उस एग्रीमेंट में लिखा हो कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हम रेंट ले रहे हैं और टेनेंट उसको दे रहा है, भले ही ऐसा उस एग्रीमेंट में लिखा हो, टेनेंट की कोई ड्यूटी नहीं बनती कि वो लैंडलॉर्ड को स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट दे। सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, एन एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट shall be construed as if it were an agreement for the payment of the standard rent only. तो इस सब सेक्शन में ये बोला गया है कि कोई एग्रीमेंट है, आए हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा
का अमाउंट मेंशन कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर का जो हाउस रेंट था वो 100 रुपीज था, बट टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने लिख दिया 200 रुपीज। तो ऐसा एग्रीमेंट बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, स्पेसिफिकली सेक्शन 5 clause 2 के अकॉर्डिंगली उस एग्रीमेंट को किस तरीके से देखा जाएगा? तो उस एग्रीमेंट को इस तरीके से देखा जाएगा, शैल बी कंस्ट्रूड, शैल बोला गया है मैंडेटरी है, उसको इस तरीके से देखा जाएगा जैसे वो एग्रीमेंट में स्टैंडर्ड रेंट ही मेंशन है ना। इसको ऐसे ही देखा जाएगा। वो 200 को इग्नोर करेंगे, ऐसा इस सेक्शन में बोला गया है। उसको हम 200 मानेंगे ही नहीं, उसको हम 100 ही मानेंगे, ऐसा इस सेक्शन में बोला गया है। तो सेक्शन में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली है कि रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते हो। पहले में बोला गया है टेनेंट की कोई ड्यूटी नहीं है, सेकंड में एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सेक्शन था। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 बोलता है कि अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। इस लाइन से एक चीज समझ में आ रही है कि अनलॉफुल जो भी चार्जेस होंगे वो ना ही आप क्लेम कर सकते हो, ना ही आप रिसीव कर सकते हो। एक एक करके इसके सब क्लॉज समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। पहला सब क्लॉज बोलता है सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट नॉटविथस्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री। आप ये देख रहे होगे कि ये पूरा रिपीटिशन है 5 का, बट 5 में लिखा था टेनेंट और यहाँ लिखा है पर्सन। तो कोई भी पर्सन क्लेम या रिसीव नहीं कर सकता रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। वहां पे टेनेंट लिखा गया था कि टेनेंट की लाइबिलिटी नहीं है देने की, यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी पर्सन क्लेम या रिसीव नहीं करेगा रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट, रिन्यू और कंटिन्यूअंस ऑफ टेनेंसी और सब टेनेंसी ऑफ एनी अकोमोडेशन। ऑल राइट। नेक्स्ट ए बोलता है क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एज अ प्रीमियम और पगड़ी और क्लेम or receive any consideration whatsoever in cash or in kind in addition to the rent. All right. Second clause बोलता है except with the previous permission of the rent control authority, claim or receive the payment of any sum exceeding 1 month's rent of such accommodation as rent in advance. Okay. तो सेकेंड पॉइंट पे बोला गया है किसी भी पर्सन के बारे में कि कोई पर्सन क्या नहीं करेगा। इसको समझते हैं। तो पहला क्लॉज क्या बोलता है? पहला क्लॉज तो एक सिंपली ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन क्लेम और रिसीव नहीं करेगा एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ऑल राइट। और अगर देखा जाए, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करेगा और कोई भी ऐसे रेंट में भी ये बातें, रेंट से एक्सेस में स्टैंडर्ड रेंट नहीं लेगा। और अगर हम 6 clause 2 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया कोई भी पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ, ठीक है, तो कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? क्लेम और रिसीव नहीं करेगा। अभी यहाँ से लेकर यहाँ वाला पॉइंट अभी हम छोड़ रहे हैं, इसको अभी हम देखते हैं। तो कोई भी पर्सन क्लेम नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा क्या? कोई भी पेमेंट, प्रीमियम, पगड़ी या फिर जो भी है कैश में या काइंड में इन एडिशन टू रेंट। ठीक है, ये कोई भी पर्सन क्लेम और रिसीव नहीं करेगा कोई भी पेमेंट, भले ही वो कैश में हो या काइंड में हो या प्रीमियम हो या पगड़ी हो, इन सब चीजों कोई भी तरीके का हो, तो कोई भी पर्सन उस चीज को क्लेम और रिसीव नहीं करेगा रेंट के एडिशन में इन कंसिडरेशन ऑफ, ठीक है, कि मैं तुम्हें टेनेंसी ग्रांट कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी टेनेंसी को रिन्यू कर दूंगा, मैं तुम्हारी टेनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए हामी भर दूंगा। तो इन तीनों चीजों के बदले में कि मैं तुम्हें टेनेंसी दे रहा हूँ, ग्रांट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि मैं तुम्हें क्या क्या दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रांट कर रहा हूँ टेनेंसी, या फिर तुम्हारी मैं टेनेंसी को रिन्यू कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारी टेनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए हामी भर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें तीनों चीजें दे रहा हूँ टेनेंट को, और फिर टेनेंट से वो बदले में कोई भी एक ऐसा अमाउंट नहीं लेगा
जो रेंट एडिशन टू रेंट, मतलब रेंट तो लेगा ऑब्वियसली, रेंट इज लाइक रेंट तो आप लोगे ही लोगे, ठीक है। इन चीजों के बदले में आप रेंट तो लोगे ही लोगे, बट रेंट के एडिशन में कोई भी अमाउंट आप नहीं ले सकते, सिंपली यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इन तीनों चीजों के करने के लिए आप रेंट के एडिशन में कोई अमाउंट नहीं लोगे, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल except with the previous permission of rent control authority claim or receive the payment of any sum exceeding 1 month rent as a rent in advance. All right. अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, क्लेम या रिसीव नहीं करेगा कोई भी पेमेंट को जो 1 मंथ रेंट को एक्सीड कर रहा है, एक्सीडिंग 1 मंथ रेंट एज अ रेंट इन एडवांस। तो आप कोई भी एडवांस में रेंट नहीं ले सकते, इसका मतलब ये है साफ साफ, आप एडवांस में रेंट नहीं ले सकते, ठीक है। एडवांस में आप रेंट नहीं ले सकते। अगर आपको लेना ही है तो आपको इससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, आरसीए की परमिशन, ठीक है। अगर आपको लेना ही है 1 मंथ से ज्यादा का रेंट जिसको आप एडवांस बोल सकते हो, तो आप आरसीए की परमिशन ले आओ, ठीक है। सिंपली यही बोला गया है कि आप आरसीए की परमिशन ले आओ, आप आरसीए की परमिशन ले आओ और आप अपना 1 मंथ से ज्यादा का रेंट ले लो एज अ एडवांस रेंट। तो ये इसमें ये चीज बोली गई है। तो यहाँ पे पहला क्लॉज तो सिंपल था कि कोई भी पर्सन क्लेम और रिसीव नहीं करेगा रेंट। दूसरा था कि कोई भी पर्सन रेंट ले सकते हो, बट रेंट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पे मना किया गया है। और अगर लेना ही है तो यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की, ठीक है। 1 मंथ से ज्यादा का रेंट लेना है एडवांस के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड इसका, कि इट शैल नॉट बी लॉफुल, ठीक है, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द टेनेंट और एनी अदर पर्सन acting or purporting to act on behalf of the tenant or subtenant to claim or receive any payment in consideration of the relinquishment, transfer, or assignment of his tenancy as the case may be of any accommodation. Section 3 बोलता है it shall not be lawful for the tenant or any other person acting or purporting to act on behalf of the tenant or subtenant to claim or receive any payment in consideration of the relinquishment, transfer, or assignment of his tenancy or subtenancy as the case may be of any accommodation. ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसका थर्ड क्लॉज ये बोलता है कि अब टेनेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना, अब बात हो रही है टेनेंट की। तो यहाँ पर टेनेंट या फिर कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति, अब इस व्यक्ति को क्या बोल सकते हो तुम, सब टेनेंट बोल सकते हो, ठीक है ना, सब टेनेंट बोल सकते हो इसको, या टेनेंट हो गया या सब टेनेंट हो गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करेगा, क्लेम और रिसीव नहीं करेगा कोई भी पेमेंट, ठीक है, पेमेंट नहीं लेगा। और किस चीज की पेमेंट नहीं लेगा, अब उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पर्सनालिटी किसको पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे टेनेंट की पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो कोई भी टेनेंट क्लेम और रिसीव नहीं करेगा कोई सा भी पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रिलिंक्विशमेंट, ट्रांसफर और असाइनमेंट। मतलब यहाँ पे टेनेंट क्या कर रहा है, टेनेंट क्या कर रहा है, टेनेंट कोई भी पेमेंट को क्लेम और रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है। किस चीज के लिए, कि वो किसी व्यक्ति को जाके बोल दे कि मैं अपनी टेनेंसी को रिलिंक्विशमेंट कर रहा हूँ, मैं टेनेंसी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ, या मैं टेनेंसी तुम्हें असाइन कर देता हूँ, है ना। जो भी टेनेंसी या जो भी होगा उसका सब टेनेंसी वॉट एवर इट इज, जो भी होगी, तो वो बोलता है कि आप इन सब चीजों के लिए, कि मैं रिलिंक्विशमेंट कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ टेनेंसी आपको,
तो इसके बदले में आप मुझे पैसा दो, तो ये लॉफुल नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। अगर उसने ऐसा किया तो इट्स अनलॉफुल। अगर वो रिलिंक्विशमेंट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या असाइनमेंट कर रहा है फॉर पेमेंट, अगर वो क्लेम और रिसीव कर लेता है पेमेंट, तो वो लॉफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने सेक्शन 6 का ऊपर पढ़ा हुआ था हेडिंग, अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। तो इसको हमने यहाँ पर एक अनलॉफुल चार्जेस बोला गया है। अगर आप रिलिंक्विशमेंट, ट्रांसफर और असाइनमेंट कर रहे हो तो ये एक अनलॉफुल चार्ज होगा, और अनलॉफुल चार्जेस क्लेम्स और रिसीव नहीं किए जाते। तो ये सारी चीजें एक टेनेंट ही कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन से पर्सन की बात करी, टेनेंट की बात करी। अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? Nothing in this section shall apply to any payment made under an agreement by any person to a landlord for the purpose of financing the construction of the whole or part of any accommodation on the land belonging to or taking on lease by the landlord if one of the condition if one of the condition of the agreement is that the landlord is to let to that person the whole or part of the accommodation when completed for the use of that person or any member of his family. इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि कोई भी जो सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन, जो भी 6 क्लॉज में जितना भी कुछ लिखा गया है वो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा, जो सेक्शन 6 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन कंडीशंस में कि अगर कोई पेमेंट दे रहा है, कोई भी, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट दे रहा है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को एक पेमेंट दे रहा है, ठीक है। किस लिए पेमेंट दे रहा है? ताकि वो लैंडलॉर्ड कंस्ट्रक्शन कर पाए, घर का कंस्ट्रक्शन कर पाए, इसलिए लैंडलॉर्ड को वो पेमेंट दे रहा है, ठीक है। और वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है किस लैंड पे कर रहा है, भले ही लैंडलॉर्ड की लैंड हो या फिर उसने उसको लीज पे लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें लिखी गई हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो सेक्शन उस चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा जब एक पर्सन ने एक लैंडलॉर्ड को एक अमाउंट दिया है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि अनलॉफुल चार्जेस क्लेम्ड और रिसीव तो नहीं थे, तो यहाँ पर इस अमाउंट को दे जो ये दे रहा है उस पर सेक्शन 6 एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ये जो अमाउंट है वो लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया है, कोई भी अकोमोडेशन को, भले ही उसकी वो लैंड हो या फिर उसने वो कोई लैंड लीज पे ली हो, ठीक है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो पैसा इसको कंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए दे रहा है क्योंकि एक कंडीशन लगाई गई है, एक कंडीशन लगाई गई है। क्या कंडीशन है? कि जैसे ही वो बन जाएगा घर, जैसे ही घर बन जाएगा तो वो उसको लेट आउट कर देगा। लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उस जो घर को लेट आउट कर देगा उस पर्सन को या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को, ठीक है। तो बेसिकली वो बंदा जो अपना पेमेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को घर बनाने के लिए इस कंडीशन पे कि जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तब वो उस पर्सन को दे देगा घर रहने के लिए या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को। तो ऐसे अमाउंट पे सेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बट इसमें एक प्रोवाइजो एड अप है कि जो भी वो पेमेंट दे रहा है ना, वो 5 साल से रेंट, मतलब जैसे सपोज करो 100 रुपया था उसका साल भर का रेंट, ठीक है, साल भर का रेंट था, तो कितना होगा 5 साल का? 500 रुपये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपये हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि आप जो भी अमाउंट दोगे ना वो 500 से ज्यादा, 5 साल, मतलब 5 साल से रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली 500 से ज्यादा वो अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 6 क्लॉज 4 सिर्फ इतनी ही बात करता है। अगर हम आखिरी वाला पॉइंट देखें, एनी पेमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे एडवांस रेंट की। तो इसमें जनरली ये बोला गया है कि जो भी हम पेमेंट दे रहे हैं
सब सेक्शन 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाला, तो उसको हम एक एडवांस पेमेंट की तरह मानेंगे, ठीक है, फॉर सच पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी हम पेमेंट करते आ रहे हैं सेक्शन 4 में, उसको हम रेंट इन एडवांस मानेंगे। और ये कब से शुरू होगा, ये जो अमाउंट है वो कब से शुरू होगा, मतलब जिस दिन से दिया उस दिन से थोड़ी शुरू हो जाएगा रेंट इन एडवांस। ये कब से शुरू होगा, ये शुरू होगा जब से वो कंस्ट्रक्शन करा हुआ हाउस उसको दे देगा, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी। और टेनेंसी कब कमेंसमेंट होगी, जब वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर उसको हैंड ओवर कर देगा, तब से ही वो रेंट माना जाएगा। ऑलराइट, तो सेक्शन 6 में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट सेक्शन पे चलें तो बात करता है स्टैंडर्ड रेंट की। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या है, हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा आपको नहीं लेना, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड रेंट? तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 7। स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है? तो क्लॉज अगर 1 देखें तो क्लॉज 1 में बोलता है कि वेयर रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट हैज बीन फिक्स्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द रिपील्ड एक्ट or prior to the commencement of the repealed act, as the case may be, by a competent authority under the enactment for the timing in force. Such reasonable annual rent और fair rent काफी बड़ा सेक्शन है, इसको तोड़ के समझते हैं। इसमें समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ अथॉरिटीज की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख ही लो, स्टैंडर्ड रेंट का सेक्शन सब क्लॉज 7 क्लॉज 1 बोल रहा है स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, एक रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट, ठीक है। एक रीजनेबल एनुअल रेंट है, रीजनेबल एनुअल रेंट, या फिर हम बात करते हैं फेयर रेंट की। तो ये फिक्स किया है, ठीक है, इसको फिक्स्ड किया है किसने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। तो वो वाले जो वो फिक्स्ड करते हैं उसी को हम मानेंगे कि वो स्टैंडर्ड रेंट है। तो स्टैंडर्ड रेंट मतलब रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट जो फिक्स्ड किया है किसने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की भी 3 चीजें दी गई हैं, कि कोई रिपील्ड एक्ट है, कोई एक्ट रहा होगा, उस वो रिपील्ड हो चुका है तो उसके अंदर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उसने फिक्स किया हो, या फिर उस रिपील्ड एक्ट से भी पहले कोई एक एक्ट होगा कमेंसमेंट में, उसके अंदर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फिक्स किया हो, या फिर जो अभी टाइमिंग इन फोर्स में जो एनैक्टमेंट चल रहा है उसमें किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये रेंट फिक्स किया हो। तो ऐसे रेंट को जो रीजनेबल या फेयर है को हम स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। तो सब क्लॉज 1 सिंपली इतनी बात करता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो फिक्स किया है वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब क्लॉज 2 की, 7 सब क्लॉज 2 की, तो ये बात करता है कि where the accommodation was let out on or before the first day of January 1948 and the reasonable annual rent of fair rent has not been so fixed, the rent of that accommodation was as shown in municipal assessment register or as was realized on the first day of January 1948, whichever is less. Second clause, where the accommodation was not let out on or before first day of January 1948, the rent of that accommodation as shown in municipal assessment register or as could be realized on the first day of January 1948, whichever is less. तो इसको समझते हैं कि अकोमोडेशन अब दूसरे तरीके से एक स्टैंडर्ड रेंट की बात करी जा रही है, यहाँ पे जब वो किराए के लिए घर दिया गया था। तो अकोमोडेशन अगर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948 से पहले लेट आउट हुआ है, ठीक है, अकोमोडेशन अगर 19 इस डेट से पहले लेट आउट हो गया है या इस डेट से पहले लेट आउट नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों बात कर रहा है, यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर नहीं हुआ है। तो जहां पर हो चुका है वहां पे क्या करेंगे कि जो भी MAR में म्यूनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, म्यूनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में जो भी यहाँ पे अमाउंट मेंशन होगा, अगर वो लेट आउट हो चुका है अकोमोडेशन इस डेट से पहले, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948 से पहले वो किराए पे दिया जा चुका है, तो जो भी किराया म्यूनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर के अंदर मेंशन होगा या फिर
और लिखा हुआ है या फिर इस तारीख को लिया जाता था, ठीक है। और जो भी इस तारीख को वॉज रियलाइज्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948, तो या तो एमएआर में जो भी मेंशन होगा या फिर इस तारीख को जो भी लिया जाता था वो होगा हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट। अगर अब यहाँ पर वो लेट आउट नहीं हुआ है तो अब क्या करें, तो जो भी एमएआर में मेंशन होगा सेम चीज, ठीक है, जो भी एमएआर में मेंशन होगा या फिर जो भी इस तारीख को लिया जा सकता था, जो भी इस तारीख को लिया जा सकता था। यहाँ पे यहाँ पे लेट आउट हो गया है इसलिए हमने लिख दिया वॉस रियलाइज्ड, लिया जाता था क्योंकि ऑब्वियसली किराए से गया हुआ घर है। अब यहाँ से किराए से किया घर गया ही नहीं है, तो यहाँ पर कुड लिखा है, दैट इज जो लिया जा सकता था अगर किराए पे जाता। तो इन दोनों अमाउंट को देखा जाएगा, तो इन दोनों अमाउंट में से जो भी लेस होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट। इतनी सी बात करी गई है इसके अंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि चलो ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया किस किस तरीके से हम स्टैंडर्ड रेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो भी यहाँ पे मैंने किया गया है कि हम इसको किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर रेसिडेंशियल है या एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो हम 35% इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर रेसिडेंशियल है या एजुकेशनल है तो 35, और इसके अलावा कोई और तरीके के लिए यूज हो रहा है तो हम उसको 70% तक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 70% तक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया है इन केस द टेनेंट इज नॉट लायबल टू पे द म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। घर को किराए से दिया गया था एक टाइम पर, तो उस टाइम पर टेनेंट की लायबिलिटी नहीं थी कि जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस दिए जा रहे हैं उस घर के वो थे, तो लैंडलॉर्ड ही पे करता था। तो टेनेंट के पहले जब किराए पर दिया गया था उस टाइम पे कोई लायबिलिटी थी नहीं। पर अब क्या हुआ, वो टैक्स में बढ़ गया, वो टैक्स ना जितना जा रहा था अब उसमें बढ़ोतरी हो गई, जो भी नए रूल्स लगे होंगे। तो ये बोल रहा है देयर हैज बीन एनी इंक्रीज इन म्युनिसिपल टैक्स सब्सिक्वेंट टू फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1948, ठीक है। तो अब 1 जनवरी 1948 के बाद उन टैक्सेस में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तब भी हम अब इस केसेस में भी हम रेंट बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, जितना हमारा टैक्स इंक्रीज हुआ है उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। टैक्स के इक्विवेलेंट हम रेंट को बढ़ा सकते हैं, इसमें बोला गया है। अब एक और बात करी गई है कि हम ये इंक्रीज तब तक नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज पे भी बाउंडेशन लगाया गया है कि हम इंक्रीज रेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उस अकोमोडेशन को गुड एंड टेंटेनेबल रिपेयर्स में नहीं रखते हो, गुड कंडीशन में नहीं रख रहे हो, तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे। टेंटेनेबल रिपेयर्स मतलब जो टाइम टाइम पर जो रिपेयरमेंट चाहिए होती है, जिसके बिना मतलब यूजुअली आप नहीं रह सकते हो, तो अगर आपने वो चीज नहीं करी है तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो रेंट को, राइट। तो ये इतने पोर्शन में आप रेंट को इंक्रीज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इन केस, ये जितना भी अभी हमने ऊपर पढ़ा, इन दोनों क्लॉजेस में अगर हमारा अकोमोडेशन फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब हम उसका स्टैंडर्ड रेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये जितना भी हम 1 और 2 क्लॉज पढ़कर आ रहे हैं इसमें अगर हम अकोमोडेशन फॉल नहीं हो रहा है तो अब हम उसका रेंट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर अकोमोडेशन फर्स्ट अगर बोला जाए कि अगर अकोमोडेशन इज सेपरेटली असेस्ड टू म्युनिसिपल असेसमेंट, अगर जो भी अकोमोडेशन है उसका एक म्युनिसिपल असेसमेंट हो सकता है, पूरे अकोमोडेशन का एक म्युनिसिपल असेसमेंट हो सकता है, तो उस म्युनिसिपल असेसमेंट के थ्रू ही हम स्टैंडर्ड रेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जितना भी असेसमेंट आएगा, म्युनिसिपल अथॉरिटी जितना भी असेसमेंट करेगी उसमें हम +15% कर देंगे, इसमें ये बात बोली गई है, ठीक है। +15%, ये सारे रूल्स हैं, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। हमें 15% क्या है ये थोड़ी समझा सकती हूँ। तो ये चीज याद करना है कि अगर असेसमेंट हो रहा है, म्युनिसिपल असेसमेंट हो रहा है, तो उसके
असेसमेंट होकर प्लस आपका ये 15% उसमें ऐड हो जाएगा। बट अब सिर्फ एक पार्ट का ही अकोमोडेशन हो सकता, वो असेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम उस पार्ट का ही म्यूनिसिपल असेसमेंट करा देंगे और उसमें ही हम 15% को जोड़ देंगे, ठीक है। सिंपली ये बात बोली गई है कि अगर सिर्फ एक पार्ट का ही हम असेसमेंट करा सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो हम पहले तो पूरे उसका असेसमेंट कर देंगे, फिर उसमें से वो डिवाइड, जैसे सपोज करो इतने बड़ा घर था, जिसमें से सिर्फ इतने का ही हमारा हो पा रहा है असेसमेंट, ठीक है। और ये सपोज करो हमारा 1/6 पोर्शन है ना। तो हम पूरे का असेसमेंट करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। सपोज करो अमाउंट आया x असेसमेंट करने के बाद, तो हम उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। ये होता है प्रोपोर्शनेट करके असेसमेंट निकालना, और उसमें हम जो भी आएगा उसमें 15% को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से निकला जाएगा। अब एक और अब चीज आ गई कि अगर अभी असेसमेंट ही नहीं हो सकता, असेसमेंट ही नहीं हो सकता तो अब क्या करें। तो अब इसके लिए देखो the rent agreed up between the landlord and the tenant when such accommodation is first let out अगर accommodation नहीं असिस्ट हो सकता तो अब हमारा स्टैंडर्ड रेंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ऐसे होगा, जो भी रेंट एग्रीड होगा एग्रीमेंट के अंदर, और एग्रीमेंट कौन करेगा, ऑब्वियसली टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड ही करेंगे ना। तो जो भी हमारा एग्रीमेंट के अंदर जितना भी अमाउंट एग्रीड होगा, जब वो फर्स्ट लेट आउट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, जब वो फर्स्ट लेट आउट हुआ था तो वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, ठीक है। और अगर वो लेट आउट नहीं हुआ, वो लेट आउट ही नहीं हुआ, ये पहली कंडीशन दिख गई कि वो लेट आउट हुआ था। अगर वो लेट आउट ही नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या हो सकता है, ऐसा अमाउंट होगा जो मतलब कंस्ट्रक्शन होने के बाद जिस अमाउंट पे वो अकोमोडेशन को दिया जाएगा, ठीक है। तो सच अमाउंट फॉर इट कुड बी लेट आउट इमीडिएटली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आपने लेट आउट नहीं किया है तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप जैसे ही उसको लेट आउट करोगे तो वो वाला अमाउंट हम मान लेंगे स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है। या फिर एक और चीज, यहाँ पर हम लोग एक और तरीके से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6/3 हम लोग परसेंट निकालेंगे किसका, कंस्ट्रक्शन अमाउंट का प्लस लैंड की मार्केट प्राइस का, ठीक है। अब ये जो भी अमाउंट होगा ना, ठीक है ना, वो जिस दिन कंस्ट्रक्शन मतलब स्टार्ट हुआ था, कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, उस दिन के हिसाब से। तो दूसरा तरीका एक और है, जब हमारा जो अमाउंट एकोमोडेशन है वो म्यूनिसिपल असेसमेंट नहीं हो सकता, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हम 6/3 करेंगे किसका, कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट का और मार्केट प्राइस लैंड का, और ये दोनों अमाउंट हम तब कैलकुलेट करेंगे जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने दोनों पॉइंट पढ़े कि पहला रेंट एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में जब पहली बार लेट आउट हुआ था वो, या फिर लेट आउट नहीं हुआ था तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद जब पहली बार लेट आउट होगा तुरंत, तो वो अमाउंट, या फिर 6/3 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड एट द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, और इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो चीज विच एवर इज लेस। तो ये एक पॉइंट बोला गया है। तो सेक्शन 7 में हमने देख लिया किस तरीके से हम स्टैंडर्ड रेंट करते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं, दोनों जगह पे ही। तो ये आज हमने सिर्फ 3 ही सेक्शन को डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आप ये वीडियोस को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और please subscribe to maintain the continuity of this series. Thank you so much.